हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं GF&AR। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो की तरह आज भी हम 10 MCQ कवर करेंगे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है? जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन आहरण एवं वितरण अधिकारी हो सकता है? यानी हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, यानी जिसे हम सरल भाषा में DDO बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि DDO कौन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य राजपत्रित अधिकारी, उपयुक्त सभी हो सकते हैं। देखिए, आप तो याद कर ही लेंगे जब मैं आंसर बताऊंगा, पर थोड़े थोड़े आप इससे संबंधित नियम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, डीडीओ करता क्या है? डीडीओ जनरली आपके जितने भी बिल होते हैं उनको वो पास करता है। ऑब्वियस सी बात है, पहले वो कोई खर्चा करना है उसकी अनुमति या स्वीकृति देता है। उसके बाद जब काम हो जाता है, बिल आ जाता है, तो उन बिलों का पेमेंट करने की भी वो स्वीकृति देती है और फाइनल वो पेमेंट भी करता है। तो वो पैसा एक तरह से ट्रेजरी से ड्रॉ करता है, इसलिए उसे ड्राइंग बोलते हैं, और एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरित करता है, तो उसको डिसबर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो डीडीओ, तो जो ऑफिस के हेड होते हैं, ठीक है, जिसको हेड ऑफ ऑफिस बोलते हैं, वो डीडीओ हो सकते हैं। और जो हेड ऑफ ऑफिस होते हैं उनके बॉस आगे बैठे होते हैं, जैसे राजस्थान सिविल सर्विसेज के मामले में अधिकतर बॉसेस जयपुर में बैठे होते हैं। तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो तो पेमेंट वगैरह कर ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हेड ऑफ ऑफिस या हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपना पावर डेलीगेट कर दें, उससे पहले बता दूं हेड ऑफ ऑफिस क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में बना दिया है। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसके सारे MCQ भी देख लीजिएगा। और लास्ट में मैंने सारे जो अधिकारी हैं, HOD, HOO, हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन सबको समझा रखा है। तो आप एक बार वो देख लीजिएगा तो फिर आप बेटर समझ पाएंगे, और अगर आपको आता है तो फिर अच्छी बात है। तो मैं ये बता रहा था कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ ऑफिस तो DDO हो ही सकते हैं अगर वो अपने पावर डेलीगेट कर देते हैं, अगर वो अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर देते हैं। तो जिसे वो प्रत्यायोजित करेंगे, पहली बात तो वो GO होना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। तो अगर वो गजेटेड ऑफिसर को अपना पावर देते हैं, दे सकते हैं, तो ये सब लोग DDO हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कैन बी ऑल ऑफ द अबव, ये सब लोग DDO हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार DDO का डेफिनेशन देख लीजिए। DDO को डिफाइन किया गया है 211 में। हाँ, परिभाषाएं जो दे रखी है, ठीक है। जैसे DDO आते तक D लग जाता है, जैसे A से है, AG है, एप्रोप्रिएशन है, ऐसे शब्द हैं। फिर B से हैं, C से हैं, तो D आते आते 211 लग जाता है। DDO का क्या मतलब है? DDO से कार्यालय अध्यक्ष एवं उसके अधीन सेवारत ऐसा अन्य राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था अभिप्रेत है शब्द के साथ पढ़ना आपको मुश्किल लगेगा, आप इसके लिए शब्द पढ़िएगा तात्पर्य है। ठीक है, व्हाट इट मीन्स। सो DDO, अब मैं वापस पढ़ता हूं, DDO से तात्पर्य है, DDO का क्या मतलब है? कार्यालय अध्यक्ष, एक शब्द आया हेड ऑफ ऑफिस, एवं उसके अधीन, हेड ऑफ ऑफिस के अधीन अगर कोई व्यक्ति है, वो भी राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, जिसे इन नियमों के अधीन, इन नियमों यानी GF&R के अधीन वेतन एवं भत्तों सहित बिलों पर हस्ताक्षर करने। वो वेतन के बिल हों, भत्ते कौन से होते हैं? यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, इनके बिलों पर हस्ताक्षर करने, फिर रकम को आहरित करने मतलब निकालने, एक निर्दिष्ट सीमा तक। हर एक किसी की लिमिट होती है, किसी विभाग अध्यक्ष की लिमिट 10 लाख होती है, किसी की 20 लाख, किसी की 50 लाख, उस सीमा तक व्यय करने और उनकी ओर से भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। एक और बात, इस अभिव्यक्ति में कोई विभागाध्यक्ष HOD भी शामिल है, जहां वह स्वयं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करता हो। तो जब HOD बहुत पावरफुल चीज होती है, पर अगर HOD भी खर्च करता है, अनुमतियां देता है, बिल को ट्रेजरी भिजवाता है, तो उस समय उसकी हैसियत DDO की होती है। ठीक है, चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन था। एक बार फिर इसको स्लाइड में समझाया है। DDO में शामिल है HOD, हेड ऑफ ऑफिस, और इन दोनों ने अगर किसी को अपना पावर डेलीगेट किया है तो वो गजेटेड ऑफिसर। DDO मस्ट बी अ गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निदेशक। निदेशक मतलब डायरेक्टर। हिंदी इंग्लिश में आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़िए। निदेशक कोष एवं लेखा जब कोषागार में भेजे जाने वाले बिलों पर हस्ताक्षर करे तो इस प्रयोजनार्थ वो कहलाएगा। आराम से क्वेश्चन समझिए।
निदेशक मतलब क्या? डायरेक्टर। डायरेक्टर कहाँ का? ट्रेजरी एंड अकाउंटेंट का। जनरली जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर शब्द जहाँ लग जाता है वो जनरली मान के चलिए विभागाध्यक्ष होते हैं, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो मतलब भारी तोप होते हैं, ठीक है। तो अब जब कोई एचओडी ट्रेजरी को बिल भिजवाता है, बिल पे साइन करता है, तो उस पर्पज से उसे क्या कहा जाएगा? तो उस समय वो जो एक्ट कर रहा है, उस समय वो जो कार्य कर रहा है, एक तरह से वो डीडीओ की हैसियत से काम कर रहा है। मैं फिर बता दूं, किसी खर्चे के लिए अनुमति देना, जो उसकी सीमा तक है वहां तक अनुमति देना, फिर बिल पे साइन करना और पेमेंट करना, ये सारे कार्य डीडीओ के हैं, ठीक है। तो उस समय ये डीडीओ जब ये बिल भिजवाएगा तो इसकी हैसियत डीडीओ की कहलाएगी, ठीक है। निम्न में से कौन GF&AR के अनुसार विभागाध्यक्ष नहीं है? इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा पर्सन एचओडी नहीं है। ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ता हूँ। डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, सुप्रिटेंडेंट ऑफ न्यू हॉस्पिटल कोटा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन विभागाध्यक्ष है या नहीं है? तो देखिए, विभागाध्यक्ष की एक लंबी सारी लिस्ट दे रखी है परिशिष्ट 8 में। परिशिष्ट 8 अपेंडिक्स 8 में बता रखा है कि कौन कौन विभागाध्यक्ष होंगे। एचओडी को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, और कौन कौन होंगे उसकी बाकायदा लिस्ट है। मैं अभी आपको अगली स्लाइड में थोड़ा सा उसका जिक्र करूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एचओडी होते हैं, मतलब डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स। डायरेक्टर जो सेकेंडरी एजुकेशन को देखते हैं वो भी एचओडी हैं, ऑब्वियस सी बात है, उस डिपार्टमेंट के हेड है। जो न्यू हॉस्पिटल कोटा के सुप्रिटेंडेंट है, मतलब डेजिग्नेशन में फ़र्क है, कहीं डायरेक्टर कहा जाता है, कहीं सुप्रिटेंडेंट, कहीं कमिश्नर, तो वो भी आपके एचओडी हैं। लेकिन किसी सरकारी स्कूल का जो प्रिंसिपल है, किसी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है, वो हेड ऑफ ऑफिस तो है, वो उस स्कूल को संभालता है, वो हेड ऑफ ऑफिस है, लेकिन वो एचओडी नहीं है। तो इसका आंसर डी रहेगा। ये जो प्रिंसिपल साहब है, जो 11th-12th क्लास को देखते होंगे, वो हेड ऑफ ऑफिस हैं, पर वो एचओडी नहीं है। इस क्वेश्चन में एचओडी कहाँ है, एचओडी पूछा है, ठीक है सर। तो आंसर आपका डी रहेगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इशारा देने की कोशिश करता हूँ। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक मार्च 2023 आ चुकी है, और मेरे पास जो अपडेटेड लिस्ट है वो जून 2022 तक की है। 3 जून 2022 तक परिशिष्ट 8 के अंदर टोटल 448 एचओडी डिक्लेयर कर दिए गए थे। हालांकि इसमें बहुत सारे डिलीट भी कर दिए गए थे, मतलब आप मान लीजिए 48 तो डिलीट ही हो गए होंगे, रफ आइडिया। 400 करीब एचओडीज मौजूदा समय में हैं, ठीक है। और अब मैंने देखा कि एचओडीज के साथ अधिकतर या तो डायरेक्टर शब्द का प्रयोग हुआ था, या एडिशनल डायरेक्टर का प्रयोग हुआ था, या कमिश्नर शब्द का प्रयोग, या चीफ इंजीनियर, या रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, या उनके नाम के प्रिंसिपल लिखा हुआ था। जितने भी कलेक्टर्स होते हैं, जितने भी एसपीज होते हैं, ये सब एचओडी हैं। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, स्पेशल जजेस हैं, जनरल मैनेजर लिखा हुआ होता है, या जो ओएसडी होते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ये सारे के सारे एचओडी होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। अभी आप इनको गिनेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो 400 लोग हुए ही नहीं। मैं एक जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि उनका डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है, उनके पद में नाम में कुछ भी हो सकता है, और इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। हाँ, लिस्ट पाने के लिए आपको ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है वो नंबर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा उसके ऊपर मुझे, तो मैं वो लिस्ट आपको दे दूंगा। या फिर आप चाहें तो हमारा जो ऐप है, मैं बार बार आपको कहूँगा, हमारा जो ऐप है वो कॉमर्स पॉइंट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर ये सारा कंटेंट मैंने फ्रीली अवेलेबल कराया है। ये जो हम अभी तैयारी कर रहे हैं इसकी पीडीएफ, यानी ये जो 10 क्वेश्चन या पिछला वीडियो लिया था उसके 10 क्वेश्चन, वो पीडीएफ भी फ्रीली अवेलेबल है। और इसके अलावा जो एडिशनल सपोर्टिंग जैसे परिशिष्ट 8 है, वो भी मैं आपको वहाँ पे सब मिल जाएगी। बट जस्ट उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बाय द वे, ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल सिंपली व्हाट्सएप यू, ठीक है सर। तो आप बोल देना मुझे क्या चाहिए सर, चैप्टर 2 का ये चाहिए, जो भी चाहिए, और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इन नियमों के अनुसार विभागाध्यक्ष नहीं है? वापस आपको पहचानना है कि इन 4 में से कौन एचओडी नहीं है। तो पहला नाम आया डायरेक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट। अब मेडिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है तो ये तो मुझे लगता है यार ये तो एचओडी होंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस, डीजी पुलिस,
वाह, ये तो मतलब पुलिस के सबसे बड़े मुखिया हो गए, तो ये भी एचओडी होते हैं। ठीक है। कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन, बिल्कुल जयपुर में, जैसे मैं कॉलेज शिक्षा से हूँ और हमारे जो बॉस हैं उनको कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है। कमिश्नरेट बोलते हैं तो कमिश्नर कहा जाता है, डायरेक्टरेट कहा जाता है तो डायरेक्टर बोला जाता है। ये भी एचओडी हैं। और जो ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, जो ट्रेजरी में बैठा करते हैं, भाई एटीओ होंगे। ठीक है। या एसटीओ होंगे। ठीक है। तो ये जो ट्रेजरी में बैठा करते हैं, वो लोग एचओडी नहीं होते, वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, इनके एचओडी ये होते हैं। और वो पर्टिकुलर हो सकता है, कोई ऑफिस संभालते तो हेड ऑफ ऑफिस हो सकते हैं, लेकिन वो एचओडी नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो ट्रेजरी ऑफिसर कोषाधिकारी होते हैं, ठीक है, वो एचओडी नहीं होते। तो मैं फिर कहूँगा, अगर आपको एचओडी एचओ ऑफिस नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ 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 आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। उसका जो लास्ट पोर्शन है उसके अंदर सारे चीज़ों को मैंने समझा रखा है। या एक बार मैं आपको वापस समझा दूँ। एक होती है गवर्नमेंट, ये सबसे ऊपर होती है। गवर्नमेंट अपने पावर को यूज़ करते हुए एचओडी डिक्लेयर करती है, इनके नाम परिशिष्ट 8 में देती है। एचओडी के पास फाइनेंशियल और कहें एडमिनिस्ट्रेशन पावर होते हैं। वो अपने अंडर हेड ऑफ ऑफिसेस को अपॉइंट करते हैं। हेड ऑफ ऑफिस, जितने भी आप किसी कार्यालय में जाते हो, उसका जो हेड आपको दिखता है वो जनरली हेड ऑफ ऑफिस होता है। और आप बिल्कुल सुपर डुपर ऑफिस में ऊपर ही ऊपर पहुंच गए तो वहाँ जो आपको मिलेंगे वो एचओडी मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हायरार्की रहती है। चलिए, तो क्वेश्चन पूछता है, एक वित्तीय वर्ष होता है जनवरी से 31 दिसंबर तक, अप्रैल से अगली 31 मार्च तक, जुलाई से जून तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका होता है अप्रैल से लेके अगली 31 मार्च तक। अकाउंट्स के पर्पज से भी हम अच्छे से जानते हैं। हम ये जानते हैं कि जो जनवरी से दिसंबर का ईयर होता है उसे तो कैलेंडर ईयर बोलते हैं, जो जनवरी में शुरू होकर उसी साल की ख़त्म हो जाता है, तो कैलेंडर ईयर होता है। और जो अप्रैल से मार्च तक चलता है वो आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ठीक है। और अकाउंट्स के पर्पज से भी ये है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं GF&AR, उन उद्देश्यों से भी यही है। उसके बाद जुलाई से जून वाले का मतलब ही नहीं, तो बी इसका आंसर सिंपली हो गया, तो ज़्यादा टेंशन नहीं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट
200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स है। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोज़ हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोज़ तैयार होते चले जाएंगे। पता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं, और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में शामिल है। अभी पीछे हमने गजेटेड ऑफिसर को सुना, तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ गजेटेड ऑफिसर कौन होता है, या गजेटेड ऑफिसर में कौन शामिल है। ए, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। राजपत्रित घोषित पद पर काम करने वाले कर्मचारी, वो तो ऑब्वियस ही बात है राजपत्रित अधिकारी होते हैं। राज्य सेवाओं के अधिकारी ये भी होते हैं। उपयुक्त सभी, इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सर हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि गजेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं। गजेटेड ऑफिसर में 4 कैटेगरीज होती हैं, चारों को हम पढ़ेंगे। उन चारों पे काम करने वाले आपके गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। और आप समझ रहे हैं क्यों ये इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर्स ही डीडीओ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बड़ी जैसे मैं छोटा था तो आप भी छोटे रहे होंगे, तो कई बार फॉर्म्स पे साइन कराने जाते होंगे, तो वहाँ पे अधिकतर बोलते थे किसी राजपत्रित अधिकारी से साइन करा के आओ। तो अब फिर हम स्कूल चले जाते थे या हॉस्पिटल चले जाते थे। तो गजेटेड ऑफिसर होते कौन है, तो अभी आपके सामने अभी आएगा। इसके अंदर लिखा है वापस भाई, राजपत्रित अधिकारी से ऐसा राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है। तो अभिप्रेत है शब्द तो सही है ये, लेकिन आपको पढ़ने में मुश्किल लगेगा, तो आप पढ़ा कीजिए, तात्पर्य है। तो गजेटेड ऑफिसर से मतलब है ऐसा गजेटेड ऑफिसर या तो जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अब इंग्लिश में भी आएगा, ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर है, ठीक है, या वो ऐसा बंदा है जो राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची 1 में दर्शित है। मतलब एक रूल है, उसका नाम है राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958। उसके जो शेड्यूल 1 है, उस शेड्यूल 1 में राज्य सेवाएं दे रखी है, उसमें कई पद बता रखे हैं। अगर उस पद को वो होल्ड करता है, उस पोस्ट को वो होल्ड करता है, तो वो गजेटेड ऑफिसर है। ठीक है, यानी वो शेड्यूल 1 वाला बंदा होना चाहिए। और या जो किसी संविदा या करार के अनुसार नियुक्त किया गया है, ऐसा व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति को सरकार द्वारा राजपत्रित किया गया हो। या फिर वो बंदा ऐसा है जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उसे कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती दी है, या कोई अपन ने उसके साथ कमिटमेंट किया है, और ऐसा करते समय उस नियुक्ति को राजपत्रित घोषित कर दिया गया है। यानी जब वो ज्वाइनिंग दी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसी समय हमने यानी गवर्नमेंट ने उसे राजपत्रित डिक्लेयर कर दिया था। या किसी ऐसे पद को धारण करने वाला सरकारी कर्मचारी जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित पद घोषित कर दिया हुआ हो। पहली बात तो देखिए, आपको ये कोई चारों के चारों याद करने की जरूरत नहीं है। आपके तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो एमसीक्यू यहाँ पे सुन लीजिए, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज मत करिए, सुन लीजिए, सुना हुआ रहेगा तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पोस्ट है, उस पोस्ट को गवर्नमेंट ने पहले ही गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट घोषित कर रखा है, तो उस पोस्ट को जैसे ही कोई बंदा होल्ड करेगा तो वो गजेटेड ऑफिसर हो जाएगा। ये सारे इंग्लिश में भी हैं, अगर आप इंग्लिश में कन्फर्म है, ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो ऑल इंडिया सर्विसेज को बिलोंग करता है, अगर कोई बंदा ऐसा है जो शेड्यूल 1 में जो स्टेट सर्विसेज बताई गई हैं, करीबन उसकी भी 50 की लिस्ट है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, शर्त बता दी है। तो शेड्यूल 1 में स्टेट सर्विस में जो लिस्ट बनी हुई है, वो नौकरी करता है, तो या इज अ पर्सन अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। मैंने कहा ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट हुआ है, उसी समय आप गजेटेड ऑफिसर हो, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है। और इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग अ पोस्ट विच में बी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी अ गजेटेड पोस्ट। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, मेरा मानना है कि कानून वाली जो किताबें रहती है उसमें इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा आसान रहता है। अगर आप कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, हिंदी भी देख ही सकते हैं। खैर, क्वेश्चन हो गया, और वापस से इसको मैंने इसमें भी समझाया है। आप इन चारों वही बात है, तो टाइम खराब नहीं करूँगा, देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये जो सिविल सर्विसेज हैं, बेसिकली सिविल सर्विसेज को 4 भागों में बांटा गया है। आपकी सिविल सर्विस में एक तो है आपकी स्टेट सर्विस को शेड्यूल 1 में डिफाइन किया गया है।
दूसरी होती है आपकी सब ऑर्डिनेट सर्विस, ठीक है। पहली वाली सेवा है राज्य सेवा, दूसरी है आपकी अधीनस्थ सेवा। अधीनस्थ सेवा को शेड्यूल 2 में डिफाइन किया गया। तो इसका मतलब है ये वाला बंदा जो होता है ना, गवर्नमेंट जॉब होना अलग बात है और गजेटेड ऑफिसर होना अलग बात है। यहाँ जो बंदा होगा वो गजेटेड ऑफिसर होगा, यहाँ जो बंदा होगा वो गजेटेड ऑफिसर नहीं होगा, जो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। या जो शेड्यूल 3 में आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, मंत्रालयिक कर्मचारी होते हैं जो ऑफिसेज वगैरह में काम करते हैं, वो भी आपके गजेटेड ऑफिसर्स नहीं होते हैं। और जो 4th क्लास सर्विसेज हैं, लाइक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, वो शेड्यूल 4 में डिफाइंड है और वो भी गजेटेड ऑफिसर्स नहीं होते हैं। तो गजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं? जिनको शेड्यूल 1 में डिफाइन किया गया है, द स्टेट सर्विसेज। अब निम्नलिखित में से कौन से संवर्ग के अधिकारी राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में शामिल नहीं हैं? ऑफिसर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैडर आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ अ गजेटेड ऑफिसर। अब आपको इसमें पहचानना है इनमें से कौन जीओ नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। अब आप इसको समझ लीजिए RAS, यार RAS लेवल का बंदा है एक तरह से, राजस्थान का तो टॉप ही हो गया, ठीक है। तो RAS जो बंदे होते हैं वो आपके गजेटेड ऑफिसर होते हैं, डाउट ही नहीं है। राजस्थान सब ऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस, इसको होल्ड पे रख लेते हैं। राजस्थान पुलिस सर्विस में जो लोग काम करते हैं वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं। राजस्थान अकाउंट सर्विस, इसमें जो बंदे काम करते हैं वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, क्योंकि इन सब के नाम स्टेट लिस्ट में हैं। तो मैं बताऊंगा ना, एक बार बताता हूँ पीछे। ये जो शेड्यूल 1 है जहाँ पे स्टेट सर्विसेज गिवन है ना, स्टेट सर्विसेज में पुलिस सर्विस, अकाउंट सर्विस, इन सब का नाम लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन ये जो सब ऑर्डिनेट सर्विस है, ये आपको ध्यान होगा कि सब ऑर्डिनेट सर्विस आपके शेड्यूल 2 में था, और ये आपका जो बंदा यहाँ नौकरी कर रहा होगा वो बंदा आपका गजेटेड ऑफिसर नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे शब्द हैं तो संभाल के बोलने पड़ते हैं ताकि गलत ना हो जाए, और आप भी ध्यान से सुनिएगा, भले वीडियो को दोबारा सुनना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजपत्रित है? हु अमंग द फॉलोइंग इज गजेटेड ऑफिसर? जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, दवाइयों वगैरह की जांच करते हैं, वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं। जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं वो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर SI ऑफ द पुलिस होते हैं वो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप चाह रहे होंगे कि हमें एक लिस्ट मिल जाती सर तो हम याद कर लेते। बिल्कुल, मैं आपको कहा मैंने कि जो HOD की लिस्ट है जिसमें 400 करीबन, वैसे 448 थे और बाकी सब डिलीट हो गए, तो 400 करीब जो HODs हैं उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। और इसके अलावा ये जो आप स्टेट सर्विस का शेड्यूल 1 चाह रहे होंगे, चाहे तो आप ढूंढ लीजिए, थोड़ा सा नेट पे आप सर्च कीजिए, उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और मैंने ढूंढ रखा है, तो आप रेडीमेड लेना चाहें तो वो उनसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद है राजस्थान राज्य सेवाओं में सम्मिलित सेवाओं की सूची दी गई है। लिस्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूडेड इन राजस्थान स्टेट सर्विस इज गिवन। अब राजस्थान स्टेट सर्विसेज कौन कौन सी हो, ये लिस्ट कहाँ दी हुई है? ऑप्शन है इन शेड्यूल 1 ऑफ द राजस्थान सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स, इन शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में दे रखी है, शेड्यूल 2 में। तो देखो, अब ध्यान देना, राज्य सेवा शब्द बोले यानी स्टेट सर्विस बोले, स्टेट सर्विस दे रखी है शेड्यूल 1 में। अगर सब ऑर्डिनेट सर्विस बोले, सब ऑर्डिनेट, तो वो दे रखी है शेड्यूल 2 में। मिनिस्ट्रियल स्टाफ की सर्विसेज बोले, मिनिस्ट्रियल, वो शेड्यूल 3 में दे रखी है। और अगर ग्रेड 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बोले तो वो शेड्यूल 4 में दे रखी है। तो ये आपको चारों याद रखने हैं। और गजेटेड ऑफिसर कौन सा है? जो शेड्यूल 1 में कवर है, ठीक है। और ये शेड्यूल 1 कौन से नियमों में दिया हुआ है? जिसका नाम है राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? बांटना है। ये सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब वाले, मैं फिर बता दूं, अधीनस्थ कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या राज्य सेवा के कर्मचारी हैं, सारे के सारे आपके गवर्नमेंट जॉब वाले, लेकिन उनको अलग अलग कैडर के हिसाब से क्लासीफाई कर रखा है। उनको क्लासिफिकेशन के, कंट्रोल के और अपील के रूल्स बना रखे हैं 1958 के। उसका जो शेड्यूल 1 है उसमें स्टेट सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। करीबन 50 और 20 एक और है, तो करीबन 70 स्टेट सर्विसेज वहाँ पे गिवन है। आज का लास्ट ये मैंने वापस इसलिए कि अगर आपको वापस ज़रूरत हो तो आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो अभी यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। और शेड्यूल 1 के जो बंदे होते हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है,
जो सबऑर्डिनेट सर्विस और मिनिस्ट्रियल सर्विस के बंदे होते हैं उनको एचओडी अपॉइंट करता है, और जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हेड ऑफ ऑफिस अपॉइंट करता है। चलिए, इसके बाद है विभागाध्यक्ष के बारे में सही तथ्य का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट फैक्ट अबाउट द एचओडी। तो पहला ऑप्शन है GF&AR और RSR के लिए जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं प्रायः समान होते हैं। देखिए, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स और RSR यानी राजस्थान सर्विस रूल, दोनों ही आपके कोर्स में हैं। 25-25 क्वेश्चन दोनों में से आने हैं। एक पूछता है कि दोनों ही नियमों में क्या एचओडी एक जैसे होते हैं। सेकंड कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो GF&R के पर्पज से एचओडी है वो RSR के लिए भी एचओडी हो। यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे कई नियम होते हैं जहाँ पे एचओडी का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि जो RSR के पर्पज से एचओडी है वही का वही GF&R के पर्पज से भी एचओडी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात वैसे सही है, विभागाध्यक्ष को GF&R के लिए उसके विभाग की समस्त वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती है। ये कथन सही भी है, लेकिन उपरोक्त सभी सही हैं ऐसा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि चारों कथन सही नहीं है। पहला जो है कि वो सही नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आंसर बी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द वन हु इज द HOD फॉर GF&R शुड ऑल्सो बी द HOD फॉर RSR। होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। शुरू में चूंकि GF&R हमने कॉमर्स वालों ने चाहे नॉन कॉमर्स वालों ने कहीं नहीं पढ़ा होता है, तो इसलिए आपको थोड़े से शब्दों में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप इसे बार बार पढ़िएगा। इनफैक्ट मैं खुद इस वीडियो को शूट करने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा है। रिहर्सल तो नहीं, बट रिहर्सल जैसा ही कुछ किया है कि हाँ शब्दों में गड़बड़ ना हो, क्योंकि मिलते जुलते से शब्द हैं। अक्सर हम शब्दों को इधर उधर कर देते हैं, लेकिन GF&R के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, रूलिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं, खास करके लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होता है। मैं वो तरीके पे जा रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। 2 बार वीडियो को सुनेंगे तो डेफिनेट समझ पाएंगे। वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर